आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, गिफिन वस्तु और हीन वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो गिफिन नाम का शब्द कहां से आया। गिफिन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, केवल जो गिफिन है उसके आगे लगा लिया जाता है। लेकिन गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, इसका विचार किसने दिया, सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक सांख्यिकी बेटा हुआ, उसका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। उसने एक स्टडी की 19वीं सदी में अपने देश में, विशेष रूप से मजदूरों के ऊपर, जबकि वहां पर महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो ब्रिटेन में उस समय जो मजदूर वर्ग था, जो लेबर क्लास था, वह खाने में क्या खाता था, ब्रेड खाता था, मीट खाता था, मक्खन खाता था या अन्य महंगे पदार्थ खाया करता था। यहां तो बात क्लियर हो गई। तो उसने स्टडी की, जब महंगाई बढ़ गई, महंगाई में उसने देखा कि जैसे जैसे ब्रेड की कीमत बढ़ी तो लोगों ने ब्रेड को ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया और मीट की डिमांड को घटा दिया। उसके बाद जैसे ही महंगाई कम हुई तो लोगों ने क्या किया कि जैसे ही महंगाई कम हुई अर्थात ब्रेड सस्ता हुआ तो ब्रेड की डिमांड कम कर दी और मीट की डिमांड को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से गिफिन ने सबसे पहले यह पता लगाया कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग बढ़ती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग भी घटती है। तो इस प्रकार से कीमत और मांग के बीच एकदम से कैसा संबंध हो गया, सीधा संबंध हो गया। तो इसी को कहते हैं गिफिन का विरोधाभास, या इसी को कहते हैं गिफिन वस्तु। यहाँ पे परिभाषा भी लिखी हुई है कि गिफिन विरोधाभास क्या कहता है। एक जो मैं भी कह रहा था कि गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहते हैं कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग बढ़ती है, मूल्य बढ़ने से मांग बढ़ती है और मूल्य घटने से मांग घटती है, तो ऐसी वस्तु कहलाती है गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तु को गिफिन वस्तु किसके नाम पे दिया गया है, यह रॉबर्ट गिफिन के नाम पर दिया गया है। पहले बता चुका हूं गिफिन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, केवल वो गिफिन वस्तु का जो नाम दिया गया है वो रॉबर्ट गिफिन के नाम पर दिया गया है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले पता लगाया था कि ब्रेड की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग भी बढ़ रही है, और ब्रेड की कीमत घट रही है तो उसकी मांग भी घट रही है। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं को कहते हैं गिफिन वस्तु, और इसको कहते हैं गिफिन का विरोधाभास या गिफिन पैराडॉक्स। अभी हम यहां पर चर्चा करेंगे आगे प्रोफेसर मार्शल के मांग के नियम की। ओके, लेकिन पहले इससे पहले देख लेते हैं एक उदाहरण। यहाँ पे लिखा है बाजरा, जो कि एक घटिया वस्तु है, और मीट, जो कि एक उच्च स्तरीय वस्तु है, बढ़िया वस्तु है। एक उपभोक्ता, ठीक है, इन दो वस्तुओं का उपभोग करता है, उसके पास मात्र 120 रुपए है। बजट कितना है उसका, 120 रुपीज है। ओके जी, अब देखिए पहला देखिए प्राइस, यहाँ पे लिखा है, फिर क्वांटिटी और रुपीज कितना निकलता है, फिर प्राइस, क्वांटिटी और उसका रुपीज हो गया। पहले देखते हैं कीमत बढ़ने की स्थिति में। पहले कीमत है 5 रुपया, उस समय कोई उपभोक्ता 18 किलो बाजरा खरीद रहा है और उसका खर्चा हो गया 90 रुपया, उसने खर्च कर दिया। अब 90 रुपये उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा, 30 रुपये बचा। 30 रुपये में उसने क्या किया, 1 किलो मीट खरीद दी, तो 30 रुपये यहाँ उसने खर्च हो गया। तो 90 और 30 120, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले ये उसका उपभोग का क्रम है दो वस्तुओं का। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है, बाजरा की कीमत 5 रुपए से 6 रुपए बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, तो वह बाजरा की मांग 18 किलो की जगह 20 किलो कर देता है। तो उसका पैसा कितना खर्च होगा, दोनों को गुणा कर देंगे, 120 रुपए खर्च हो गया टोटल। तो इससे क्या हुआ कि बाजरा की मांग बढ़ गई और इधर पैसा मीट के लिए तो है नहीं, तो मीट की डिमांड क्या हो गई, घट गई, शून्य हो गई उसके लिए। ओके, तो ये तो हो गया पहला, कीमत बढ़ने की स्थिति में था, कीमत बढ़ी तो बाजरा की मांग भी बढ़ी। अगला है कीमत घटने की स्थिति में। पहले देखिए कीमत क्या, 6 रुपये बाजरा की कीमत है पर केजी, उस समय बाजरा खरीदता है वो 20 किलो, ठीक है, तो 120 रुपये उसके खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर मीट को खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचता है, क्योंकि मीट तो बाद में भी खा सकता है, क्योंकि बाजरा से तो वो जी सकता है, क्यों, खाना है तभी जी सकता है, लेकिन मीट नहीं खाएगा तो मरेगा नहीं। ओके जी, तो बाजरा लेना उसके लिए बहुत जरूरी है, वो सस्ता हो चुका है,
क्योंकि किसकी तुलना में, मीट की तुलना में तो सस्ता ही है ना। तो मीट की तुलना में बाजरा सस्ता है, इसलिए वह पहली स्थिति में जहां पर वह कीमत घटने की स्थिति में 6 रुपए के हिसाब से 20 किलो बाजरा खरीदता है, 120 रुपए उसके खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मीट खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं बचता है, 120 रुपए हो गए पूरे, कीमत घटी 5 रुपया होगी, 1 रुपये कम हुई, तो उसने बाजरा की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो 18 90 रुपए उसने खर्च कर दिए, अब 30 रुपए बचे। उसने कहा ठीक है भैया, अब 1 किलोग्राम मीट खरीद लेते हैं। तो 90 और 30 हो गए 120। तो इस प्रकार से 120 रुपए का उसका बजट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या कहा जा रहा है कि बाजरा की जैसे ही पहले कंडीशन में क्या हुई, कीमत बढ़ी तो बाजरा की मांग बढ़ी। तो उसी कंडीशन में क्या हुआ, बाजरा की कीमत घटी तो उसकी मांग भी घटी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मीट जो है वो महंगा है, ठीक है, और बाजरा इसकी तुलना में क्या है, सस्ता है। इसलिए व्यक्ति क्या है, बाजरा महंगा होने पर भी उसकी डिमांड ज्यादा कर रहा है, और उसके बाद बाजरा सस्ता होने पर उसकी डिमांड को कम कर रहा है। तो इतनी बात तो हो गई क्लियर। ओके जी, अब बात कर लेते हैं मांग के नियम की। मांग का नियम क्या कहता है, तो मांग का नियम जो दिया है वह प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। इसको इस डायग्राम पे लेते हैं, ये हो गया इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कीमत और यहाँ पर हमारी आ जाएगी मांग। तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसकी मांग बढ़ती है। जब मूल्य कम होता है उसकी मांग बढ़ती है, और जब मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है। तो इसको यहाँ पर एक वक्र के द्वारा लिखा लेते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, माना पहली हमारी डिमांड यहाँ पर है। ओके जी, उपभोक्ता क्या कर रहा है कि जब ओपी प्राइस है तो उस समय यहाँ पर ओक्यू वस्तु की मात्रा को क्रय कर रहा है। अब क्या होता है कि कीमत घटती है तो नीचे आएगा, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं तो इधर से आएगा। तो कीमत घटी तो उसने क्या कर दिया, इतना P1 होने पर कीमत घटी इधर नीचे की तरफ और वस्तु की मांग बढ़ गई। ओके, अब इसके विपरीत क्या होगा, यदि कीमत घटने के बजाय कीमत बढ़ती भी है और कीमत बढ़ेगी तो ऊपर दिखाएंगे इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा P2 और इसको यहाँ मिलाएंगे। ओके जी, और ये आ जाएगा यहाँ नीचे। अब देखते हैं, ये हो गया Q2 कि जैसे ही प्राइस अप हुआ, ठीक है, तो मांग क्या होगी, पीछे की ओर आ गई। तो इस प्रकार से ये तो किसका नियम है, मांग का नियम है। मांग का नियम क्या कहता है कि पहले तो हमने इसका एक प्राइस दिखा दिया। ओके, पहले यहाँ पे ये वाला प्राइस दिखा दिया पहला कि ओपी प्राइस है, उस समय ओक्यू डिमांड है। लेकिन जैसे ही कीमत क्या होती है, घट के नीचे जाती है तो मांग क्या हो जाती है, उसके जवाब में बढ़ जाती है। और एक दिखाया कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। तो ये क्या है, मांग का नियम है। अब देखते हैं अगला दूसरा नियम किसका, गिफिन का विरोधाभास का। Y O X यहाँ पे मांग लिख देते हैं। अब गिफिन साहब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कीमत, दोनों जगह कीमत और मांग के संबंध को दर्शाया जा रहा है। गिफिन क्या बोलता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस या मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो देखिए कैसे बढ़ती है, वो ऐसे बढ़ती है। इसका डिमांड कर्व ऊपर को जाएगा डी। ओके जी, यहाँ पे देखिए एक प्राइस हमने यहाँ पे ले लिया इस प्रकार से। ये हो गया पहला कि ओपी प्राइस है, उस समय डिमांड कितनी है, ओक्यू है। ओके जी, अब क्या होता है कि मूल्य बढ़ता है, ऊपर जाएगा तो इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। प्राइस हो गया ओपी 1 हो गया, तो डिमांड इधर की तरफ बढ़ गई, तो क्या होगी, ओक्यू 1 हो गई, मतलब प्राइस अप और डिमांड भी अप, दोनों हो गई। ओके जी, अगली कंडीशन क्या होती है इसी में, यदि प्राइस क्या होता है, गिरता है, तो गिरने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, इसको यहाँ पर टच करेंगे, इधर से मिलाएंगे Q1 और ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा P2। तो जब कीमत कम होती है तो वस्तु की डिमांड इतनी हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से ये तो हमारा है मांग का नियम, और ये है गिफिन का नियम, जैसे को गिफिन विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। तो मांग का नियम का जो कर्व है ये डाउन को जा रहा है, ठीक है, और इसका जो कर्व है ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो दोनों कर्वों में अंतर है, ये ऋणात्मक ढाल वाला है और ये धनात्मक ढाल वाला है। तो इस प्रकार से मांग का नियम का अपोजिट क्या हो गया, इधर गिफिन का विरोधाभास हो गया। ओके, और गिफिन के विरोधाभास का उल्टा क्या हो गया, मांग का नियम हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया, इधर तो एक तो हमने
तालिका के द्वारा बताया आपको, और दूसरा यहाँ पे बता दिया कि ये मार्शल का मांग का नियम का रेखा चित्र है, और यह गिफिन के विरोधाभास का चित्र है। गिफिन कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग बढ़ती है, और मूल्य घटने पर मांग घटती है, इसलिए इसका वक्र ऊपर को जाता है। ठीक है, ये गिफिन का, तो गिफिन का विरोधाभास अर्थात उल्टा हो गया, ये कौन, मांग का नियम हो गया, क्योंकि इसमें मांग के नियम का ही आभास मिलता है। क्यों? क्योंकि ये भी मांग और कीमत के बीच की संबंध की व्याख्या करता है, और इधर ये वाला भी मांग और कीमत के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लेकिन अभी गिफिन वस्तुओं का खेल यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि गिफिन वस्तु को समझने के लिए अभी बहुत कुछ आगे और है। अर्थात गिफिन वस्तु किसे कहते हैं और हीन वस्तु किसे कहते हैं, उन दोनों के डिफरेंस को भी देखना है। ये तो सामान्य और नॉर्मल भाषा में है, ठीक है, छोटी क्लास के लिए कि ये होता है। लेकिन जब हम अपर लेवल पे जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि गिफिन वस्तु कौन सी होती है और हीन वस्तु कौन सी होती है। अभी आगे चलकर हम इसका विश्लेषण और भी डिटेल में करेंगे। कौन सी वस्तु गिफिन वस्तु हो सकती है, इसके लिए 3 बातों का होना बहुत जरूरी है। यदि 3 बातें उसके अंदर नहीं हैं तो वह वस्तु गिफिन नहीं हो सकती है। तो प्रोफेसर हिक्स के अनुसार वो 3 बातें कौन है कि जो किसी वस्तु को गिफिन वस्तु की श्रेणी में लाते हैं। तो पहला है कि जिस वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय को सबसे ज्यादा खर्च करता है। उपभोक्ता अपना पैसा जिस वस्तु पर सबसे ज्यादा खर्च करता है वो वस्तु होती है गिफिन वस्तु। दूसरी शर्त क्या रखी है कि वस्तु घटिया हो, अर्थात वस्तु कैसी हो, घटिया हो, और जिसका ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक हो। वस्तु कैसी होनी चाहिए, घटिया होनी चाहिए, लेकिन उसका जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वह अधिक होना चाहिए। ओके, ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त है कि स्थानापन्न प्रभाव कम हो, कि स्थानापन्न प्रभाव क्या हो, कम हो, ऋणात्मक आय प्रभाव ज्यादा हो, और वस्तु पर व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा खर्च करे। तो इस प्रकार से यदि ये 3 बातें किसी वस्तु पर लागू होती हैं तो वही वस्तु कहलाएगी गिफिन वस्तु, और यदि ये 3 बातें उस पर लागू नहीं होती हैं तो वह गिफिन वस्तु नहीं कहलाएगी। ओके, तो यहां पर क्यों कहा गया है कि जिस वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय को सबसे ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि जो गिफिन वस्तुएं होती हैं वो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, और घटिया किस्म की जो वस्तुएं हैं वो कौन व्यक्ति खरीदता है, वो हमेशा कमजोर व्यक्ति खरीदता है। जो आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, वह इन वस्तुओं को खरीदता है। जैसे हम बाजरा की बात कर रहे हैं तो बाजरा काफी घटिया किस्म की वस्तु है, तो ऐसा वस्तु को कौन खरीदेगा, जिसके पास पैसा बहुत कम है और वो महंगी वस्तु को नहीं खरीद सकता है। तो इसलिए उसने अपनी जिंदगी को चलाने के लिए उसको बाजरा खाना पड़ेगा, जीना है तो। ओके जी। और जैसे हमने मीट की बात की तो मीट तो बहुत महंगी है, ठीक है, मीट को नहीं खरीद सकता है, लेकिन बाजरा मीट की तुलना में सस्ता है, इसलिए वो बाजरा को खरीद सकता है। तो इसलिए क्या जाती है, बाजरे की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, कीमत बढ़ने पर भी। तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको, इन 3 बातों को आपको याद रखना है कि कौन सी वस्तु गिफिन वस्तु हो सकती है। इसके लिए ये 3 बातें, इस 3 शर्तों का लागू होना किसी वस्तु पर जरूरी है। जब ये 3 शर्तें उस पर लागू होंगी तभी जाके वह वस्तु गिफिन वस्तु कहलाएगी। ओके, अब इस गिफिन वस्तु को हम एक डायग्राम पे समझेंगे। बहुत ही भली बात है, हमें यहां पे समझ में आ जाएगा कि कौन सी वस्तु घटिया या गिफिन होती है, कौन सी वस्तु घटिया होती है या कौन सी गिफिन होती है। लेकिन सबसे पहले यहां पे जानेंगे कि गिफिन वस्तु कौन होती है। ओके जी, तो यहां पर हम करेंगे प्रोफेसर हिक्स के आय में क्षतिपूरक परिवर्तन विधि का इस्तेमाल। कौन सी विधि का बोला मैंने, आय में क्षतिपूरक विधि का इस्तेमाल करेंगे। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि वस्तु गिफिन है या नहीं है।
तो इसे कहते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन इन इनकम या आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। तो हिग्स के मेथड को मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, तो उसको आप वहां पे जाके अर्थात प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ओके जी, तो क्या करना है हमने इसके लिए, सबसे पहले हमें एक बजट लाइन यूं ड्रॉ करनी है। ओके जी, लिख दिया बी और यहाँ पे लिख दिया बी, ये बजट लाइन होगी। ओके जी, यहां से लेकर यहां से एक टेबल बन गया, इसके अंदर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय कर सकता है। ओके, अब यहां पर हमने उपभोक्ता का जो संतुलन दिखाना है वह अनादिमान वक्र की सहायता से दिखाना है, उदासीनता वक्र की सहायता से दिखाना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की सहायता से उपभोक्ता इस बजट लाइन पर कहां पर संतुलन की अवस्था में होगा, अकॉर्डिंग हिग्स के अनुसार, कि जहां पर अनादिमान वक्र इस बजट रेखा को, जो ये बी भी है बजट रेखा है, इसको स्पर्श करे ऊपर से। ओके जी, तो हमारा बात हमने एक पॉइंट थोड़ा नीचे लेंगे, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और यहां से हमने इतना पहले ये आईसी कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया, और हमारा यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बिंदु पर, ठीक है, यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से थोड़ा इसको दिखा देते हैं, और इस प्रकार से देखिए ये वाई हो गया, और यहाँ पर ले लेते हैं हम, इसका नाम लग दिया जी। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए कि उपभोक्ता क्या कर रहा है कि दो वस्तुओं को लेगा, एक लेगा एक्स वस्तु को और एक लेगा वाई वस्तु, दो वस्तुओं को कॉम्बिनेशन को लेगा, खरीदेगा, ठीक है, जिसमें हमने क्या मान लिया कि एक्स वस्तु जो है वो घटिया वस्तु है। एक्स वस्तु क्या है, घटिया वस्तु है, अर्थात इस अक्ष पर हम घटिया वस्तु को दिखा रहे हैं, जिसका नाम रख दिया एक्स, ठीक है, हम उसको बाजरा भी कह सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वाई अक्ष है इस पे जो वस्तु है वो बढ़िया वस्तु है, उच्च स्तरीय वस्तु है। तो यहां पर उपभोक्ता पहले संतुलन की अवस्था में है ए बिंदु पर, जबकि वह दो वस्तुओं के अर्थात इसके और वाई वस्तु के कॉम्बिनेशन को ले रहा है, ओ और जी और वाई, वहां पर वो संतुलन है ए बिंदु पर। यह भी ये इंडिफरेंस कर्व है, अभी आगे खींचेंगे, इसको पूरा नहीं खींचा, अभी केवल बतला रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि जब एक्स वस्तु की कीमत घटती है, कीमत कम होती है, माना कि 100 रुपए की वस्तु है और वो 70 रुपए की हो जाती है, तो 30 रुपए की क्या हो जाती है, बचत होती है। तो 30 रुपए की जो बचत होती है उसे कहते हैं वास्तविक आय, रियल इनकम बढ़ जाती है, तो 30 रुपए से व्यक्ति अन्य चीजें खरीद सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति की रियल इनकम बढ़ती है तो हमारी जो ये बजट रेखा है ये क्या होगी, इधर दाईं तरफ क्या हो जाती है, शिफ्ट होती है, लेकिन मूल बिंदु यही रहेगा, क्योंकि एक्स का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, एक्स का प्राइस घट रहा है, लेकिन वाई का प्राइस क्या है, अपनी जगह कांस्टेंट है, इसलिए एक ही जगह से ये निकलेगा। आप इस लाइन को सीधे मिलाएंगे, ठीक है, लेंगे पटरी की सहायता से, और हमने लिख दिया इसका नाम B1। ओके जी, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि पहले तो ये बजट रेखा है, लेकिन एक्स की कीमत गिरी, जैसे हमने बताया 100 रुपए की वस्तु 70 रुपए की, 30 रुपए बचत हो गई, तो 30 रुपए बचत होने से उसकी वास्तविक आय बढ़ी, तो इसलिए ये बजट लाइन इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, जो बतला रही है उसकी आय बढ़ चुकी है। आय बाहर से नहीं आई, आय केवल कीमत में कमी उत्पन्न होने से हुई है। ओके जी, अब क्या करना है कि हिग्स के मेथड के अनुसार आय में क्षतिपूर्वक परिवर्तन। अब हिग्स क्या कहता है कि जितनी इनकम इसकी, अर्थात ये रेखा यहां से लेकर यहां बढ़ी, इतनी इनकम इससे वापस ले लो, ठीक है, कि जितनी उसकी ये रेखा जितनी आगे गई है इसको पीछे लाना है, ठीक है, कि जिससे कि वह पूर्व की भांति जो संतुलन या संतुष्टि उसको एक पॉइंट पे मिल रही है, तो अगला जो पॉइंट इधर अभी बनेगा वो संतुष्टि वहां पर उसको मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमने इस रेखा को पीछे लाना है और यहां तक ले आना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, अब हम यहां से इसी के समांतर एक रेखा इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, और ये भी हो जाएगी बजट की रेखा, इसको लिख दिया B2, नाम दे दिया, B1 ये B2 की बजट रेखा हो गई। ओके, जो रेखा आगे गई थी उतना पैसा हमने उससे वापस ले लिया, इसको पीछे कर दिया। ओके जी, अब क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व था हमारा, इसको हमने यहाँ छोड़ दिया था, इस प्रकार से आगे लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे टच करता हुआ ये आगे निकल जाएगा, इसको लिख देंगे IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व। पहला उपभोक्ता यहाँ पे संतुलन की अवस्था में है, दूसरा संतुलन अवस्था में कहाँ पे होगा कि जहां पर वह अर्थात अनधिमान वक्र ऊपर से
इस बजट लाइन को टच करें। ओके, यहाँ पे कर रहा है टच, हमने कर लिख दिया इसमें बी। अब यहाँ देखिए इस प्रकार से। ओके जी, अब क्या हुआ, अब इधर देखिए, इसको इधर मिला देते हैं। अब क्या हुआ कि y1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x वस्तु की जो डिमांड है वो यहां से लेकर g से लेकर h तक बढ़ गई, क्योंकि व्यक्ति a से लेकर b की ओर चला है। तो b की ओर चला क्यों है कि उसने इस वस्तु की मात्रा अर्थात y से लेकर y1 तक इतना मात्रा को घटा दिया है, और g से लेकर h तक x वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया क्योंकि x वस्तु की कीमत घट चुकी है। तो जब कीमत घट चुकी है तो व्यक्ति क्या कर रहा है कि महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को खरीद रहा है। तो उसने महंगी वस्तु अर्थात y को y से लेकर y1 तक घटा दिया। ठीक है, इतना था पहले, अब नीचे आ गया यहां तक, और उसके जवाब में उसने क्या किया कि इस वस्तु अर्थात x वस्तु की डिमांड को बढ़ा दिया। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब अगली बात क्या होती है, अब हिक्स क्या कहता है कि जो इनकम हमने यहाँ, ये जो रेखा हमने पीछे ले रखी है यहाँ पे B2 की, अब इस इनकम को इसको वापस कर दो। ठीक है, कि इस इनकम को इसको वापस कर दो और इसको अगर इसी पहली वाली पोजीशन पर ले जाओ, इस वाली रेखा पर ले जाओ। ठीक है, तो इस जब उसको इनकम वापस कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा वस्तु परचेज कर सकता है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हमने इनकम वापस ले ली थी कि जो उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हुई थी। अब इस B2 और B2 रेखा को यहां ले जाना है। ओके जी, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी इनकम बढ़ चुकी है। तो अगला जो अनधिमान वक्र होगा हमारा, ओके जी, उसको यहां पर लेना है। ओके, और यहां से हमने क्या करना है, इस प्रकार से इसको टच कराते हुए एक इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे लिखना है। ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये IC 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसने यहाँ पर इसको टच किया और हमने लिख दिया इसका नाम C। ओके जी, ओके, और इसको नीचे लेना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, हमने नाम दे दिया यहाँ पर M, और यहाँ पर देखते हैं हम कि ये था y1 और ये हो गया, तो B ऊपर ले जाते हैं और ये हो गया y2। अब क्या हुआ देखिए, अब रेखा चित्र हमारे पास कंप्लीट आ चुका है कि जैसे ही व्यक्ति की इनकम क्या होगी, बड़ी, पहले तो यहां से लेकर यहां तक ले रहा था, लेकिन जैसे ही व्यक्ति क्या ऊंचे अनधिमान वक्र IC1 पर गया, ओके, तो उसने क्या कर दिया, x वस्तु की मात्रा को यहां से इधर की तरफ क्या कर दिया, घटा दिया। क्या कर दिया, घटा दिया। क्यों घटाया कि इनकम बढ़ चुकी है। तो इनकम बढ़ी तो उसका जो प्रभाव पड़ा वो वस्तु पर पड़ा ऋणात्मक आय प्रभाव। वस्तु तो सस्ती है लेकिन इनकम बढ़ने पर व्यक्ति ने उसकी डिमांड को कम कर दिया। जहां पहले इतना खरीद रहा था उसने उसकी डिमांड को इतना पीछा कर दिया कि उसकी इनकम बढ़ चुकी है। तो ये क्या कह रहा है कि आय बढ़ने से उसका ऋणात्मक प्रभाव क्या होगा कि वस्तु सस्ती होने पर भी उसकी क्या हो जाएगी, मांग घट जाएगी। वस्तु सस्ती होने पर भी मांग उसकी घट जाएगी। यहां पे ये आया। ओके जी, यहीं से अगला समझ लीजिए कि M से लेकर अर्थात M से लेकर और H तक, M से लेकर और H तक जो है यह है आय प्रभाव। ठीक है, यह है आय का ऋणात्मक प्रभाव। व्यक्ति पहले यहां था, अब यहां से उसने वस्तु की मात्रा को घटाकर यहां ला रहा है। ये हो गया उसका कौन सा प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव। या हम इसको कह सकते हैं कि B से लेकर और C तक यदि व्यक्ति चलता है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसे बोलेंगे आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव। ऋणात्मक आय प्रभाव क्यों कह रहे हैं कि X वस्तु घटिया है और उसकी कीमत कम होने पर भी व्यक्ति की इनकम बढ़ी, तो उसकी डिमांड को उसने पीछे कर दिया, टोटल डिमांड, क्योंकि अब यहां से ये पूरा इधर को बनेगा। ठीक है, इतना इफेक्ट पड़ेगा इस पे कि व्यक्ति यहां से लेकर इतनी डिमांड को कम कर देगा सस्ता होने के बावजूद भी। ओके, अब यहां पे देखिए कि G से लेकर H तक, ठीक है, G से लेकर H तक ये वाला, इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है जी, और यहां
ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इधर की तरफ है, इनकी दिशा विपरीत चलेगी, और यहां से लेकर और यहां तक जो ये प्रभाव है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई प्रभाव। आई प्रभाव। अब देखिए कि इतना, ओके जी, यहां से लेकर यहां तक, अर्थात एम से लेकर एच तक या एच तक से लेकर एम तक ये हो गया आई प्रभाव। ओके, एक बात। और जी से लेकर और एच तक, अर्थात जी से लेकर और एच तक जो हो गया ये हो गया प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या हो गया? प्रतिस्थापन प्रभाव। अब गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहते हैं कि जिसका ऋणात्मक आई प्रभाव ज्यादा होता है। जिसका ऋणात्मक आई प्रभाव, देख रहे हैं आप, यहां से लेकर इसका बॉक्स इतना बड़ा है तो इसका आई प्रभाव क्या है? ऋणात्मक आई प्रभाव ज्यादा है। वस्तु की कीमत कम होने के बावजूद भी एक्स की मात्रा को व्यक्ति ने क्या कर दिया? यहां से लेकर इतना को घटा दिया। तो गिफिन वस्तु किसे कहेंगे? गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहेंगे जिसका आई प्रभाव क्या होगा? प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा होगा। उसी वस्तु को गिफिन वस्तु कहा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, क्या पे देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव तो यहां से लेकर विपरीत दिशा में काम कर रहा है कि उधर वह वस्तु की मांग को बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस गिरा इसलिए वस्तु की मांग को बढ़ा रहा है। लेकिन जो ये आई प्रभाव है, क्योंकि इनकम बढ़ी है और इधर IC1 के सी बिंदु पर जब व्यक्ति पहुंचा ऊंचे अनुमान वक्र पर, इनकम बढ़ी, तो एक्स वस्तु का प्राइस कम होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या कर रहा है? एक्स वस्तु की मांग को घटा रहा है। तो क्या कहा मैंने? एम से लेकर एच तक जो प्रभाव है उसे बोलेंगे आई प्रभाव। ये पूरा एरो मैंने यहां से लेकर यहां तक बना दिया है। ओके जी। और जी से लेकर एच तक, यहां से लेकर यहां तक है प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो आई प्रभाव ने क्या कर दिया? आई प्रभाव ने एक्स वस्तु की मांग को कम कर दिया, इधर की तरफ घटा दिया, व्यक्ति यहां तक पहुंच गया। कहां? यहां पहुंच गया था, अब यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ऋणात्मक आई प्रभाव क्या करता है? ऋणात्मक आई प्रभाव, वस्तु एक्स घटिया किस्म की वस्तु है, प्राइस उसका बहुत कम है, लेकिन व्यक्ति इसकी मांग को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो फिर क्या करता है? उसके स्थान पर हम देखेंगे कि वह यहां पर Y2 वाई वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है। यहां तक देखिए। ओके जी, जब यहां पे गया तो उसने इतनी मात्रा यहां इसकी बढ़ा दी, Y2 तक इसकी मात्रा बढ़ा दी। किसकी? वाई गुड्स की, क्योंकि वाई गुड्स कैसी है? बढ़िया वस्तु है, उच्च स्तरीय वस्तु है। गिफिन वस्तु उस वस्तु को कहेंगे कि जिसका प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है और आई प्रभाव ज्यादा होता है। ओके, ये बात यहाँ पे कंप्लीट होगा। ओके, आगे ये चीजें, दो चीजें हो गई। ओके जी, जिस वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय को ज्यादा खर्च करता है, हम पहले बता चुके हैं, गरीब आदमी जो है वो घटिया वस्तुओं पर ही ज्यादा पैसा खर्च करता है। महंगी वस्तुएं उसके दायरे में नहीं आती है, उनको नहीं खरीद सकता, इसलिए वह अपना जीवन किसी इन प्रकार सस्ती वस्तुओं से चलाने का प्रयास करता है। ओके, अब बात यहां पे आती है कि गिफिन वस्तु और हीन वस्तु में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पे हमने गिफिन वस्तु की तो बात कर ली है कि प्रतिस्थापन प्रभाव इसका कम होता है और आई प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो हीन वस्तुएं होती हैं इसका ठीक उल्टा होता है कि वहां पर प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है। इन वस्तुओं में प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है और आई प्रभाव क्या होता है? कम होता है। तो उसका रेखाचित्र उल्टा बनेगा। उसका रेखाचित्र क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन मैं यहां भी समझा दे रहा हूं आपको कि ये तो गिफिन वस्तु का हो गया है। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि जो हीन या निम्न कोटि की वस्तु होती है, इन्फीरियर गुड्स होती है, वो कौन सी होती है? इन्फीरियर गुड्स उस गुड्स को कहते हैं कि जिसका की प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है और आई प्रभाव क्या होता है? कम होता है। उसे कहते हैं हीन वस्तु, घटिया किस्म की वस्तु, और जो भी कह सकते हैं आप तुच्छ वस्तु, उसको कहते हैं। अगली बार आती है कि हर घटिया वस्तु क्या होती है? गिफिन वस्तु होती है। हर घट, क्योंकि यहाँ पे घटिया पहले ऑलरेडी लिखा रखा है कि हर घटिया वस्तु क्या होती है? गिफिन वस्तु होती है। लेकिन हर गिफिन वस्तु क्या होती है? हीन वस्तु नहीं होती है। हीन नहीं होती है, क्योंकि गिफिन वस्तु का
आई प्रभाव ज्यादा होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है। ओके जी। तो इस प्रकार से गिफिन वस्तुओं और दूसरा क्या बोला, हीन वस्तुओं में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। तो गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, संक्षेप में ये 3 बातें याद रखनी है आपने कि किस वस्तु को हम गिफिन गुड्स कहेंगे। यहाँ पे बता दिया हमने कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा एरो लगा दिया है, एक्स से लेकर और एम तक, ये तो आई प्रभाव, ऋणात्मक आई प्रभाव, जिसने क्या कर दिया, एक्स की वस्तु की मात्रा को यहाँ से लेकर घटा दिया है, ठीक है, और इधर ऊपर जाके y2 तक एक्स वाई वस्तु की मात्रा को बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है और आई प्रभाव दूसरी दिशा में काम कर रहा है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। ओके, तो इस प्रकार से यहां पर ये हो गया गिफिन वस्तु को हम कैसे पहचानेंगे रेखा चित्र पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, और गिफिन वस्तु का, इससे पहले हम बता चुके हैं कि गिफिन वस्तु का जो कर्व होता है, ठीक है, वो अपवर्ल्ड को जाता है। कहां जाता है, अपवर्ल्ड को जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे जैसे क्या होती है कि प्राइस बढ़ता है कि P1 P2, ठीक है, तो Q1 Q2, तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है किसकी, गिफिन वस्तु की, तो वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसलिए उसका कर्व क्या होता है, अपवर्ड स्लोप हो जाता है, और इसका ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है। किसका, गिफिन वस्तुओं के वक्र का ढाल जो होता है वो धनात्मक होता है। और इसका उल्टा जो होता है, यहाँ पे हमने पहले बताया कि जो मांग का कर्व है ये वाला, तो मांग का कर्व क्या होता है, इसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है कि जैसे जैसे कीमत कम होती है, कीमत यहाँ पे हमने कम कर दी, लो जी यहाँ से कर दी है, नीचे आ गई, P1 कीमत घटी और इधर क्या होगी, मांग बढ़ गई। ओके, तो इस प्रकार से गिफिन वस्तु का मांग वक्र अपवर्ड को जाएगा, ढाल होगा धनात्मक, इसका होगा ऋणात्मक, इसलिए गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्या बोला कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सीधी सीधी बात है कि मांग का नियम तो कह रहा है कि जैसे जैसे कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, और ये उल्टा कह रहा है, गिफिन वस्तु क्या कह रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे मांग बढ़ती है। तो इसलिए गिफिन वस्तुओं पर प्रोफेसर मार्शल का मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि गिफिन वस्तु किसे कहते हैं, गिफिन वस्तु का विचार किसने दिया, गिफिन वस्तु की परिभाषा आपको बताई, प्रोफेसर मार्शल का विचार भी आपको बताया, गिफिन का पैराडॉक्स भी बताया जो उसकी परिभाषा कहती है, ठीक है, कि जो उसकी परिभाषा कहती है वही गिफिन का पैराडॉक्स है, जो कि मांग के नियम का अपोजिट है। लेकिन गिफिन वस्तु होने के लिए केवल परिभाषा ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमने आपको बताया कि गिफिन वस्तु को होने के लिए प्रोफेसर हिग्स के अनुसार ये 3 बातों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको यहाँ पर ये हिग्स का मेथड है, आई में क्षतिपूर्वक परिवर्तन के द्वारा हमने आपको यहाँ पे बताया कि कौन सी वस्तु गिफिन हो सकती है, जिसमें हमने आपको बताया कि गिफिन वस्तु वो वस्तु कहलाती है कि जिसका कि आई प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक रूप से ज्यादा होता है। तो आई प्रभाव यहाँ से एच से लेकर एम तक आई प्रभाव है, या बी से लेकर एम तक इसका आई प्रभाव हो गया, और यहां से लेकर यहां तक इसका प्रतिस्थापन प्रभाव हो गया। तो गिफिन वस्तु के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है और आई का जो ऋणात्मक प्रभाव होता है वह ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वस्तु सस्ती होने पर भी व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है, यहाँ ऊपर चला गया सी पर, हाई इंडिफरेंस कर्व पर, लेकिन व्यक्ति ने वस्तु की मांग को पहले यहां से लेकर यहां तक उसको घटा दिया है, सस्ते होने पर भी घटा दिया है। तो क्या किया, महंगी वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया, वही वस्तु को खरीदना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से जो गिफिन वस्तु है, गिफिन वस्तु है यह कैसा विचार है, संक्षेप में बताएं आपको। गिफिन वस्तु एक सैद्धांतिक विचार है, गिफिन वस्तु कैसा है, एक सैद्धांतिक विचार है, और वास्तविक जीवन में गिफिन वस्तु मिलना संभव नहीं है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है। ब्रिटेन के अंदर 19वीं सदी में जो घटना घटित हुई वो तो घटी, लेकिन आज की परिस्थिति में बात करें तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि गिफिन वस्तु सैद्धांतिक दृष्टि से तो हो सकती है, लेकिन वास्तविक जगत में गिफिन वस्तु मिलने वाली नहीं है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये वाला जो गिफिन वस्तु है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो बहुत सारे क्या समझते हैं कि गिफिन वस्तु भी वही है और हीन वस्तु भी वही है, अर्थात गिफिन गुड्स भी वही है और इंफीरियर वस्तु भी वही है। लेकिन हमने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिया कि गिफिन वस्तु अलग होती है और हीन वस्तु अलग होती है।